इस समय। चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़ गए हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को लेकर, एक कहीं अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग आ रही है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट है? डेफिनेटली जहां तक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का सवाल है, वहां पे अभी वो लेवल ऑफ कंफर्ट तो नहीं रहा जो 3 महीने पहले था। टिपिकली हम एक टेक्निकल पैरामीटर काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव देयर 200 डे डीएमए। तो ये नंबर करीब करीब 53% के करीब होता है। आज के डेट पे ये नंबर 85% टू 90% के बीच में चले गया है। सो मोर और लेस ये जो ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट है, ये 85 टू 90% के करीब टॉप आउट होता है। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली है, वो ये लेवल पे काफी हाई चांस है कि टॉप आउट हो सकती है। टाइम में बताना मुश्किल है कि कब करेक्शन आएगा, बट आसार ये दिख रहे हैं कि ये एक मीडियम टर्म टॉप या शॉर्ट टर्म टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ओके नवीन जी, आज एक एपिसोड बैंकिंग स्टॉक्स के लिए क्लियर हो गया। आईसीआर फाइनली चरणबद्ध तरीके से आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया। 7 अक्टूबर तक ये चला जाएगा सिस्टम से, चरणबद्ध 4 ट्रांचेस में। लेकिन जो अगस्त का या फिर जुलाई का फॉल था, उस वक्त 2 बड़े कारण थे, फूड इन्फ्लेशन, वेजिटेबल इन्फ्लेशन और क्रूड। उस वक्त 88 तक गया था, लेकिन अब हमारा क्रूड एक बार फिर से 90, 89, 91 की ट्रैजेक्टरी में है। अब आईसीआर के जाने के बाद क्रूड की अगेन 88, 89 की ट्रैजेक्टरी के बीच में बैंक्स पर आपका आउटलुक क्या है? स्पेशली कुछ दिग्गज बैंक जो आईसीआर के चलते प्रेशर में थे, फॉर इंस्टेंस एचडीएफसी बैंक। आप लोग बैंक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? जहां तक बैंक्स का सवाल है, हमारा ओवरऑल मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बैलेंस शीट क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है और क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों नंबर जहां तक बैंक्स के सवाल है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि बैंक्स को कैसे खेलना चाहिए और क्या कहाँ पे पोजीशन करना चाहिए। बैंक्स का चैलेंज ये होता है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है। अभी जैसे कि एचडीएफसी बैंक की हम बात करेंगे, कोटक बैंक की हम बात करेंगे, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ये सारे बैंक्स बहुत ज्यादा लिक्विड है, इनका फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जहां तक बैंक्स में जो ओवरऑल फंडामेंटल इंप्रूवमेंट है और आगे जाके जो बरकरार रहेगा, वो मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा रिटर्न्स बनने की संभावना है रादर देन द लार्ज कैप बैंक्स। लार्ज कैप से, बट अदर देन दैट मेरा फोकस ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में रहेगा, और जहां पे टर्न अराउंड या मतलब एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट के कोई इश्यूज थे, वो इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना मुझे ज्यादा लगती है। ओके, तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट बैंकों के फ्रंट पर। हम अभी रिलायंस का अपडेट पढ़ रहे थे कि एडवांस्ड एआई के लिए दरअसल इन्होंने एनवीडिया के साथ करार किया है। कुलकर्णी साहब, मैं जानती हूँ आप स्टॉक स्पेसिफिकली तो अवॉइड करते हैं बातचीत करना, लेकिन एआई एक बड़ी चीज होगी, ये सब हम सब जानते हैं, और अलग अलग कंपनियां इस पर काम भी कर रही है। अब तक ये पूरा प्ले लार्जली आईटी कंपनियों के नाम था, लेकिन अब रिलायंस जैसे प्लेयर्स भी उसके लिए करार करते हुए, ऑफ कोर्स ये जियो प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करने की कोशिश होगी, लेकिन ये एआई जिस तरह से घुल मिल जाएगा स्टॉक मार्केट से, क्या वैसा कुछ पोर्टफोलियो आगे तैयार करने की जरूरत होगी? ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि एआई बेस्ड मतलब एआई के थीम को कैसे खेलना चाहिए और किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ग्लोबली तो लोगों ने इसको चिप डिमांड के हिसाब से, ज्यादा चिप डिमांड और स्टोरेज डिवाइसेस के डिमांड के हिसाब से ज्यादा कोशिश की है इन्वेस्ट करने का, एंड वो थीम काफी अच्छे से वर्क किया है। इंडिया के केस में ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट एंड वॉच कि ये थीम को कैसे ये कर सकते हैं। हालांकि ये रिलायंस और एनवीडिया का जो टाई अप है, ये लॉन्ग टर्म काफी बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आई वुड से कि रिलायंस के वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिलता रहेगा, एंड फंडामेंटल डेवलपमेंट में ये बोलूंगा कि पॉजिटिव है ये। ओके, अच्छा, एक रेलवे स्टॉक्स में जो जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं नवीन जी, और क्या आपकी यहाँ पर कोई एडवाइस है? जहां तक रेलवे स्टॉक्स का सवाल है,
एज एन इन्वेस्टर हम तो ये थीम पूरी तरह से खेल नहीं पाए क्योंकि ये बहुत शार्प रैली रही है। और यहाँ पे फोकस एरिया ये होना चाहिए जहाँ पे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड जो है जहाँ पे मतलब हार्ड गुड्स सप्लाइंग का और जहाँ पे केपेक्स साइकिल के जो प्लेस है वो मुझे लगता है कि फिर भी वहां पे स्कोप है। बाकी प्लेस में थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि ये प्ले काफी ज्यादा चल चुका है और यहाँ से इन्वेस्ट करने में मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क बढ़ गया है। ओके अच्छा नवीन जी, अब वाइट गुड सेगमेंट में जो कि पूरा ठंडा पड़ा था CY23 के एटलीस्ट शुरुआती 4-5 महीनों में, उसमें मूव आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, हेवल्स क्लोज विथ ऑल टाइम हाई, वोल्टास भी एक मूव अच्छा दे रहा है, और आप डिक्सन को देखिए, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर भी। आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा सर? मतलब इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में ही प्लेस करते हैं हम इनको। अभी कोई पॉजिटिव व्यू आपका वाइट गुड सेगमेंट में? जहां तक व्हाइट गुड सेगमेंट का सवाल है, हर स्टॉक का अपना एक फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से वोल्टास वोल्टास में मार्केट शेयर गेन का स्कोप है जिसकी वजह से स्टॉक में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और इन जनरल मुझे लगता है कि व्हाइट गुड्स आगे जाके अभी फेस्टिवल डिमांड आएगा और उसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट आ सकती है उसकी वजह से ओवरऑल व्हाइट गुड्स सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस साल ओवरऑल कंजम्पशन एज अ थीम अच्छा कर सकता है क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन स्पेंडिंग होगा, काफी ज्यादा स्टेट इलेक्शन है और काफी क्रिटिकल इलेक्शंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में ठीक ठाक रुझान होना चाहिए, ओवरऑल अपटेक ठीक होना चाहिए जो कंजम्पशन सेक्टर को बेनिफिट करेगा। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना है। कुछ देर पहले जब आप रेलवे मेंशन कर रहे थे, आपने कहा आपने शायद इस रैली का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन पावर कंपनियों में जो रैली आई है क्या उसका हिस्सा बने थे आप कुलकर्णी साहब? क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला। पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, प्राइवेट प्लेयर्स देख लीजिए एक तरफा, और जोरदार खरीदारी अच्छे वॉल्यूम्स पर भी। जहां तक पावर सेक्टर का सवाल है, पावर सेक्टर हमारा काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रहा है लास्ट 1 ईयर में। हमारा ब्रॉड थीसिस यही रहा है कि पावर डिमांड ओवरऑल बिकॉज इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो स्ट्रक्चरली पावर डिमांड ग्रो करता रहेगा। और जो जो एसेट्स है पावर सेक्टर में वहां पे रिप्राइसिंग की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर हम देखेंगे कि एनटीपीसी में हम इन्वेस्टर्स है, कोल इंडिया भी हमारे पोर्टफोलियो में रहा है और इसके अलावा जैसे पावर ग्रिड है वो भी हमारे पोर्टफोलियो में रहा है। तो वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पावर सेक्टर में मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये सस्टेनेबल है और इवन नेक्स्ट 1 ईयर में पावर सेक्टर में रिटर्न्स अच्छे बनने की संभावना की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। चलिए अब एक काम करते हैं फिर नवीन जी, आपको यहीं पर थैंक करेंगे हम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। एक आध स्टॉक्स देखते हैं और उसके बाद BTST ट्रेड्स और डीलिंग रूम पर भी आएंगे। बाय द वे, मुकेश अंबानी जी ने जो AGM में कहा था कि ये जियो प्रॉमिस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू एवरीवन एवरीवेयर, वी हैव डिलीवर्ड टुडे। जियो प्रॉमिसेस AI टू एवरीवन एंड एवरीवेयर एंड वी शैल डिलीवर। तो मेरे ख्याल से उसकी तरफ वो पहला कदम उन्होंने बढ़ा दिया आज। और ये देखिए स्टॉक अब इस समय डे हाई पर 2454 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इनफैक्ट